हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम के दो अहम इशूज़ हैं और वो जो मुल्क के इस वक्त सबसे बड़े अहम इशूज़ हैं। एक तो जो पीडीएम का पूरा नैरेटिव था जो कि बेस करता था कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, मुल्क में गैर जानिबदार इंतखाबात होने चाहिए और किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो उसमें किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सके, और उसके अलावा आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। 10 का इलेक्शन पे जो इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसने उसके नैरेटिव को बड़ा स्ट्रेंथन किया है। आज शाहिद खान अब्बासी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस पर शदीद रद्दमल देते हुए उन्होंने कहा कि इस पर एक्शन लिया जाए। उसके उन्होंने कहा कि अदालत आलिया का अदलिया का भी ये इम्तिहान है कि वो भी इस पर एक्शन ले, वो भी इसका नोटिस ले, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में इस पर आर्टिकल 6 लगता है। इस पर ज़रा बात करेंगे। और दूसरा जो बेसिकली जो फैक्ट फाइंडिंग है उसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि उस वक्त एडवाइज़र टू इंफॉर्मेशन थी फॉर फेडरल, उन पर इल्ज़ाम है कि जी वो उस मीटिंग में शरीक थी, उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को गो स्लो करने की डायरेक्शंस दी थी। दूसरी तरफ महंगाई का इशू, एक दिन कबल हमने भी प्रोग्राम किया था आउटडोर, उस पर बड़ा बैकलैश आया कि जी आप जाते हैं और असल में आवाम को वजह नहीं बताते कि महंगाई हो क्यों रही है, और ये तो इंटरनेशनल एक फिनोमेना है। और उससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनसे वीडियो क्लिप्स मंगाए हैं कि जी बिला वजह पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, ये तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। इस पर भी ज़रा आज बात करेंगे और ज़रा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आपके सामने रखेंगे। जो शख्सियात आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। अली नवाज़ अवान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर MNA PTI। अस्सलाम अली नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शेख वकास अकरम साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब, JUIF के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम कमरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, चूँकि आपका पार्टी से ताल्लुक़ है, ये एक न्यूट्रल एम्पायर है, तो इनसे ज़रा बात का आगाज़ कर लेते हैं। तजिया नगार भी नहीं कहलवाना चाहिए। नहीं सियासतदान से बेहतर तजिया सियासत नगार में कोई नहीं कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए। कल मैं अली नवाज साहब को बुला रही हूँ, सीनियर तजियाकार। चलें, फिर आपने आना नहीं है। नोट एट ऑल। ये तो इनके तो तजियाकार इनके सियासतदान ही होने चाहिए, क्योंकि आजकल के तजियाकार इस्लामाबाद में बैठ के रिपोर्ट्स देते हैं, उनके तो वैसे खिलाफ है। ये कहते हैं उनको तो हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। हम क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, तो सियासतदान से बड़ा तजियाकार कोई नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं 10 का इलेक्शन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। कितना बड़ा डैमेज है पीटीआई के लिए, और है कि नहीं है आपकी नज़र में? देखें, जिस किस्म के हालात इस वक्त मुल्क में है, जिस तरह मीडिया वाइब्रेंट है, सोशल मीडिया एक्चुअली वाइब्रेंट ही नहीं, आउट ऑफ बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये डैमेजिंग है। वो जो एक मिथ था कि कानून और कानून की हुक्मरानी होगी और हम हर चीज़ मेरिट पे करते हैं और हम कोई गलत चीज़ जो है ना उसको इनकरेज करते हैं ना उसको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि हम सिर्फ पिछलों की गलत चीज़ों को जो है वो कंडेम करते हैं। तो उस सूरत में ये चीज़ आ जाना ये इनके लिए बड़ा डैमेजिंग है। और मैं ये समझता हूँ कि अब लोग नज़रें लगाए बैठे हैं कि ये करते क्या है, क्योंकि जो इनका स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट का, उसने तो ये कहा है कि जिसने जैसे ही पंजाब हुकूमत को जो डायरेक्शंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई हैं, हसाम खावर मेरे ख्याल में उनका, हाँ, उन्होंने कहा है कि हम वैसा ही करेंगे। अगर ये वैसा ही करते हैं तो फिर तो बड़ी बात है, फिर मिसाल कायम की जा सकती है। अगर ये वैसा नहीं करते तो फिर पिछले 3 साल में ये कोई पहला काम ऐसा नहीं होगा जहाँ इन्होंने दावा कुछ किया है, फिर नताइज कुछ निकले हैं, और ये अपने ही नैरेटिव के अगेंस्ट जाके। देखिए, खान साहब का नैरेटिव जो था वो बड़ा क्लीन क्लियर, करप्शन के खिलाफ, मेरिट पे, पॉलिसीज के साथ, उस अकाउंटेबिलिटी के हवाले से था। अच्छा, उसकी रीगर्जिटेशन होती रही है मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती रही है, और बहुत सी जगहों पे एम्बैरेसमेंट्स जो हैं वो इस गवर्नमेंट को प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर नजर आती है। सर, पीडीएम के तो बल्ले बल्ले हो गई है सब। पीडीएम तो जो कह रही थी वो सबूत के तौर पे भी सामने आ गया। अफसोस एक बात का है, RTS बैठा था ना, उसके ऊपर भी एक फैक्ट फाइंडिंग जो ना कमेटी बनी थी और वो गायब है सब अब तक।
3 साल 3.25 साल हो गए, उसमें अभी तक कुछ नहीं वो हुआ। तो मेरा ख्याल है आरओज की भी गायब है। आरोज की भी गायब है। आरोज की तो चले, उसमें अपना नासरुल मुल्क साहब की उसमें एक आ गई ना, रिपोर्ट आ गई, उसको जो ना कहीं ना कहीं तरह किसी तरह से जस्टिफाई हो गया। वैसे मैं उसको भी डिफेंड नहीं करता हूँ। इस मुल्क का अलमिया यही है कि कभी भी जो है ना फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं होते। फेयर और फ्री इलेक्शन को 2 हिस्सों में आप तकसीम करिए। एक हिस्सा वो जो कैंडिडेट जो है ना वो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ कर लेते हैं, वो एक सर्टन परसेंटेज होती है, उसमें मुमकिन तौर पे जो है ना वो 2-4-5। ये आपका कन्फेशन है? नहीं, ये मैंने कोई भी उस तरह से डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर ये मुमकिन तौर पे ये मुमकिन, हाँ, जाहिर सी बात है, जिसको मौका मिलता है, सही ठीक है। और एक जो है ना उसमें जो है वो अदारों के पार्ट पे बड़े पैमाने पे, और वो जो है ना वो हमेशा होती रही है, आज भी हुई थी, कल भी हुई है, और शायद और दस्का वाला जो हुआ है उसको कहा गया है कि बाकायदा ये प्लान रिगिंग, क्योंकि ज़ाहिर मीटिंग बुलाई गई, घोसलों की डायरेक्शंस दी गई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वहां पर दी गई, तो जाहिर सी बात है ये प्लान होता है ना, और इलेक्शन से पहले शुरू होता है, उसका मीडिया एक पार्ट होता है। देखिए अभी आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अवान साहब 1 मिनट दीजिएगा। आपने कहा कि एक इदारे करते हैं और एक हुकूमतें करती हैं, ये कैंडिडेट करता है। यहाँ पे हुकूमत का रोल नजर आ रहा है, कैंडिडेट का रोल होगा, इदारे नहीं है। हुकूमत का रोल है यकीनन, और इसीलिए शायद पकड़ा गया, इसीलिए ये पकड़ा गया है। अगर इससे ऊपर का रोल होता तो शायद पकड़ा ना जाए। तो ये मान लिया यानी आपने कि डस्का NS75 के इलेक्शन में इदारों की तरफ से कोई रोल नहीं प्ले किया गया, साफ और शफाफ होने दिया गया बज़ाहिर। ये क्या बात हो गई? बज़ाहिर ये तो बड़े मजे की बात है। अच्छा जी, अली अवान साहब, अब एक बात उन्होंने की कि जी हसान खावर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी जैसा हमें कहा गया हम वो करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि अदलिया इसका नोटिस ले, आला अदलिया के लिए इम्तिहान है, प्लस उनका ये कहना था कि आर्टिकल 6 के ज़िम्रे में आता है, यानी उसका तो फिर आपको भी पता है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। विकास भाई का तज्जिया ठीक है, और देखें मसाइल क्या है। हम 1970 से इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और हर दफ़ा कहा जाता है इलेक्शन रिग हुआ है। इवन 77 में भुट्टो साहब के खिलाफ कंपेन कितनी शदीद चली, और वो इवन मान गए कि मैं इसका री इलेक्शन कराने को तैयार हूँ। फिर जिस तरह के 90s में इलेक्शन हुए, मतलब नवाज शरीफ साहब को एक टाइम पे ये पता ही नहीं था कि वो सिंध में भी 2/3 मेजोरिटी ले गए, जिनको सिंध की पूरी डिस्ट्रिक्ट्स का नाम भी नहीं आता था। उससे आगे चले जाएं, मुशर्रफ का इलेक्शन होता है, मुशर्रफ के खिलाफ कंपेन चलती है, मौलाना फजल रहमान साहब चलाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो 9/11 के बाद जो इश्यूज आए हुए थे, पर वो उसी हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं और वो सारी कंपेन खत्म हो जाती है। मसाइल क्या है? बिल्कुल ठीक बात है, जो कैंडिडेट्स होते हैं जहाँ जिसका दिल करता है वो करते हैं, इदारे भी करते हैं, पर जब इदारों के खिलाफ एक खड़ा हुआ जाता है, उस वक्त जाके वही लोग जो तनकीद कर रहे थे वो इदारों की तारीफ करने लग जाते हैं। मसाइल ये हैं, देखिए आपने कहीं ना कहीं स्टैंड लेना है। इवॉल्व होता है सिस्टम, बिल्कुल जेन्युइन बात है, इवॉल्व होता है। हम क्या कह रहे हैं, आप 35 साल से सियासत कर रहे हैं, आप कहते हैं कि एक दफ़ा इंक आएगी, बहुत मैजिक इंक आएगी, उससे इलेक्शन बिल्कुल साफ हो जाएंगे। उसके बाद आप सारी जमातें कहती हैं तो आरओ का इलेक्शन था, उसके बाद आगे चलता है। पे बात कर ले, जनरल बात बाद में करेंगे। जनरल बात नहीं कर रहा, इससे मैं आपसे मैं अगर मुझे थोड़ा टाइम, क्योंकि अगर पीटीआई ने भी यही करना था जो पिछले 30 सालों में होता आया है, तो फिर तो बिल्कुल ये तब्दीली ना हुई ना सर। अगर आप मेरी बात पूरी सुन लेती तो ये अच्छा हो जाता। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम हमेशा करते क्या है, जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो हम इल्जाम तराशी करते हैं। ये जितनी जमातें आज अब पीडीएम के अंदर हैं, क्या ये नवाज शरीफ साहब जब जीते थे तो ये कह नहीं रही थी कि इलेक्शन में धांधली हुई है? इवन नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे थे धांधली हुई है। तो क्या सोल्यूशन दिया, कोई बेहतरी लाए? आज भी ले लें पीडीएम को, पीडीएम कहती है कि आप हमें आरटीएस से आप जीत गए, आरटीएस के थ्रू, तो हम कहते हैं ओके फाइन, हम आरटीएस के थ्रू जीत गए तो हम ईवीएम लेके आ रहे हैं, आपके पास कोई और सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन दे दें। देखिए देयर इज नो सोल्यूशन ऑन द पीडीएम साइड, मांग लूंगी मैं, नहीं देयर इज नो सोल्यूशन। 75 पे बात करें, वही तो कह रहा हूं। देखिए नहीं कह रहे ना, वो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझती हैं इलेक्शन कमीशन समझता है धांधली, वहां उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट जारी की, हमारा एक प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने आके ये कह दिया कि जो इलेक्शन कमीशन डायरेक्शंस देगा उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगा। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या अगर आज ईवीएम कर ली है, बात ये हुई है, देखिए वो तो जैसी रिपोर्ट आएगी, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आपने तस्लीम कर ली या मुस्तरद कर दी? इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जब हमें पेश होगी हम उसे देखेंगे और उसमें जो डायरेक्शंस होंगे उसे पूरा करेंगे। देखिए इस मुल्क में चीफ जस्टिस बाद में चीफ जस्टिस रिटायर हुआ, उनके नीचे सरबराही में कमेटी बनी, 72 पॉइंट्स दिए कि इस जगह रिगिंग हुई है। 4 हल्कों की बात की, चारों जगह हमने इलेक्शन कमीशन से जाके नीचे से लेवल के ऊपर तक केस फाइनल किए, हर जगह री इलेक्शन हुए कि इधर धांधली हुई है। क्या क्या इन लोगों ने क्या किया? पीडीएम ने
कोई सोल्यूशन नहीं था इन लोगों के पास। अच्छा, आज भी वहां बैक टू स्क्वायर वन है। ये हम बात कह रहे हैं कि ईवीएम पे आ जाएं, अगर ईवीएम से अच्छा कोई सोल्यूशन है वो दे दें। ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ। लेकिन एक दो सवाल मुझे और भी पूछने हैं। वो ये पूछने हैं कि पेंडोरा पेपर्स आए थे और उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई थी, उस कमेटी का स्टेटस क्या है वो भी जरा जान लेते हैं। टीएलपी के हवाले से भी खबरें थी कि जिसका नाम जो असम्बली पंजाब से आ गई थी, वज़ीरत कानून ने भी उसको सिफारिशात के साथ आगे काबीना में भेज दिया। उस पर भी कुछ अभी दो राय सामने आ रही है जराए से। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ये तो कह रहे हैं कि जी ठीक है, हमारे सामने आएगी, पता नहीं हमारे सामने आ गई, टीवी के सामने आ गई, सब जगह आ गई, इनके सामने अभी तक नहीं आई, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी आएगी, जो हमें कह दिया हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। तो फिर आप मुतमईन हैं? अगर अमल करेंगे, लेकिन आर्टिकल 6 लगता है वैसे इसमें? नहीं लगता। नहीं, आज जो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे ज़्यादा जज्बाती हो। जो नहीं लगता जो नहीं लगता तो अगर उनकी वो अंडरस्टैंडिंग उस हवाले से नहीं है लीगल साइड पे, तो उनको हाँ इनकार करना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता था, नहीं लगता। ठीक है, बहुत सारी सेक्शंस लगती होंगी इलेक्शन लॉज के हवाले से, पीपीसी की भी बहुत सारी सेक्शंस लगती होंगी, मगर आर्टिकल 6 नहीं लगता। 6 और चीजें जहाँ लगता था वहाँ तो आप वहाँ तो लगाया नहीं, वहाँ तो किसी की जरूरत नहीं हुई। वहाँ तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो है ना उनका कि वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट ही गलत है। तो जब जो स्पेशल कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट बनी थी सजा के बाद उन्होंने उसको गलत कर दिया। ठीक है, जो करें, जो आपका उसने कर सर चलें इस चीज से। देखें, चीजों में क्लैरिटी आ रही है, चीजों में बेहतरी आ रही है, इसलिए कि अगर NS 75 में और फिर जितनी बॉन्डी तरीके से धांधली की गई ना माजर के साथ, तो इदारों का हाथ लगता भी मतलब बारीक तरीके से होनी चाहिए। मतलब जो माजी है, जो तारीख है, ये तो बड़े बॉन्डे तरीके से। बट एनीवे, अगले आने वाले इलेक्शंस में वो कहते हैं कि अगर आप इन तमाम इल्जाम से बरी होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो फिर अपनी तजावीज़ दें और EVM पे आ जाएं। नहीं, उसमें ऐसा है ना, एक आदमी का माजी, एक पार्टी का माजी, उसके हवाले से सवालात मौजूद हैं। एक पार्टी का हाल रिपोर्ट आ गई, उसके हवाले से सवालात मौजूद है। तो सिर्फ यहाँ लगता ये है कि तरीका वारदात चेंज होने जा रहा है। एक इलेक्शन चुराना है ना, इलेक्शन चोरी हुआ, ठीक है, अब वो मौका हमारा कंफर्म हो रहा है, तो अब ये मैनुअल तरीके से मुमकिन नहीं है, तो चलो जाना उसका एक सॉफ्टवेयर ही चेंज करना है ना, हर 100 वोट के बाद। सर वो ये कहते हैं कि अगर आपके लिए ये काबिल कबूल नहीं है तो कम अप विद डिफरेंट आइडियाज। आइए, अब तक जो हो गया, मैं इनको एक ऑफर कर रहा हूँ, अब तक जो हो गया, अदारों के हवाले से, बाकी हवाले से, हम सब ने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है इंशाल्लाह। ठीक है ना जी? हाँ इंशाल्लाह। तो इस पे ये तय करते हैं कि आइंदा कोई धांधली नहीं होगी, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड है। आइंदा के लिए ये रिक्वायर्ड है कि आप जो है ना वहां से मदद ना लें, कोई भी आप नहीं, सिर्फ आप चार्टर डेमोक्रेसी की बात करें। हाँ। लंदन में साइन हुआ था, यहाँ आती नहीं, जो कुछ करना है आप पाकिस्तान में उसको साइन करिए, पाकिस्तान के किसी गांव में, किसी कस्बे में साइन करिए। नहीं, लेकिन आप कुछ बेहतर तजावीज के साथ नहीं आएंगे EVM के मामले बेहतर तजावीज के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म एक दिन में बन सकती है। सिर्फ ये कि वो अब तक हम जो है ना इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपका माजी, आपका हाल जो है, हाँ ठीक है, आपका माजी भी ठीक नहीं है, आपका हाल भी ठीक। वकास अकरम साहब, ट्रस्ट डेफिसिट है। वो कहते हैं कि जी अगर आपको EVM पे भरोसा नहीं है, आप अपने तजावीज के साथ आ जाएं। वो कहते हैं हमें आप पे ही भरोसा नहीं है, फिर क्या करें? देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी पहले पिछली जो हसाम खावर ने कहा उस पर एक दो जुमले कहने के बाद मैं आता हूँ। हसाम खावर ने एग्जैक्टली इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। मैं अपनी और नाज़रीन के लिए तस्हीह कर दूं कि जो इलेक्शन, ही सेड कि इलेक्शन रिपोर्ट के हवाले से जो कानून कहेगा हम वैसे करेंगे। इसका ये मतलब है कि PTI जो है इस रिपोर्ट को मानने नहीं जा रही, और इस रिपोर्ट की रोशनी में ना वो फिरदौस आशिक अवान के साथ कुछ करेंगे, और बल्कि वो कहते हैं ना कि अब वो फिर तैयारी करेंगे कि ठीक है जी, वो कहेंगे कानून ये कहता है, ये कहेंगे कानून ये कहता है, और अल्टीमेटली आपके प्रोग्राम्स की जीनत होंगे ये सारे इश्यूज और टॉपिक्स के, रिपोर्ट तो ये कह रही, ये नहीं हुआ। सो वो चीज़ तो इतना एमिकेबली मुझे रिजॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है वहाँ कुछ नहीं होगा। वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो भाई बैठेंगे ये बताएंगे। अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल किया, ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए है कि पार्टीज ये समझती हैं, जैसे कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया कि ये समझती हैं, और ये अपोजिशन पार्टी में है, बाकी पार्टियों का टेक भी मेरे उसमें है कि वो समझती हैं कि हमसे इलेक्शन छीना गया, हमसे इलेक्शन चुराया गया, हमें इलेक्शन ज़बरदस्ती हराया गया। और ये हम पिछले 3 साल से मुसलसल सुन रहे हैं, कौमी असम्बली की तकरीरों में, जलसों में। मौलाना साहब यहाँ आके बैठ गए थे, आपको
याद हो जब 2-4 दिनों में हुकूमत घर जा रही थी। अच्छा, फिर मौलाना साहब कैसे वापस चले गए वो मुझे आज तक समझ कोई नहीं आई। उनको पता है, ठीक है, वो अल्लाह बेहतर जानता होगा। अब देखें, प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत की जो कोई नाराज ना हो मेरा भाई, हुकूमत की नाअहलियाँ अपनी जगह पे हैं, मिसमैनेजमेंट्स हैं, इश्यूज हैं, हर हुकूमत के होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा है। मगर आप मुझे ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान की अपोजिशन के पल्ले क्या है? ये इदारों की बात करते हैं, क्या इसी अपोजिशन के पिछले 3 सालों में आपकी इदारों से कोई एंगेजमेंट नहीं रही है? आप कौन से रिश्ते से वहां जाके बैठ के उनसे एंगेजमेंट करते रहे हैं? वो तो आपने कह दिया ना कि जी इदारों की बैकिंग से आए बैठे हैं जी, वो तो उन्होंने तो एंगेजमेंट हो गई ना, वो तो आए इसी तरीके से हैं। अब आप कौन से रिश्ते से वहां जाते हैं? आप क्या लेने वहां पे जाते हैं? आप वहां क्यों नहीं जाते जहां आपको जाना चाहिए? आप अवाम के इश्यूज 3 साल बाद आपको महंगाई क्यों याद आती है? आपको पहले दिन से महंगाई याद क्यों नहीं आती? आप अब क्यों कहते हैं कि हमने लॉन्ग मार्च निकालना है? पिछला लॉन्ग मार्च आपने क्यों निकाल के यहां पहुंचा के लोगों को पाकिस्तान के तूल अर्ज से यहां ला के आप किस डायरेक्शन के ऊपर यहां से चले गए थे? ठीक है, क्योंकि वो तकरीर, मैं रोज तकरीरें सुनता और एक एक तकरीर मुझे याद है जो उस धरने में और जो यहां पे हुई मौलाना साहब की आके। मैं ये समझता हूं कि अगर ये थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते ना, ये मेरे भाई पीटीआई वाले, ये 5-10% ही अपने वादे से डिलीवर कर जाते, तो इस ऑपोजिशन के पल्ले बात नहीं थी कोई करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इस वजह से ये दूसरी जो साइड है ना ऑपोजिशन की पार्टीज, पीडीएम, ये इसलिए हीरो बन रहे हैं। अगर ये कुछ कर जाते तो उनके पल्ले कुछ नहीं था। क्योंकि अभी तक वन लाइनर, अभी तक अवाम के लिए मैं नहीं समझता कि जेन्युइनली अवाम के राइट के लिए किसी ऑपोजिशन पार्टी ने कुछ भी किया हो। ठीक है। अच्छा, अवाम जो है ना, एक है बैरून मुल्क मुकीम जिनका सहारा है सब पीटीआई का पूरा जो आप सोशल मीडिया पे अगर इनके ट्विटर हैंडल दीगर देख लें तो वहाँ पे उनके सोर्स है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद इनको अब नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमें जो पाकिस्तान में मिल रहा है वो क्या था, एक दिन कबल जब मैं खुद मार्केट गई हूँ और मैंने खुद जाके लोगों से पूछा है लोगों को क्या कहते हुए पाया है। ये छोटा सा क्लिप है, जरा कोई देखिएगा, फिर मैं अवान साहब से इस पर बात करती हूँ। लोग हैं लेकिन उनकी जेब में पैसे नहीं है, चीजें उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं, महंगाई नहीं है, अभी तबाही है। हुकूमत से हमारी जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ताजर बिल्कुल इतना बेबस हो गया कि अब बिल ज्यादा आते हैं, इनकम कम है। तब्दीली नाम की कोई चीज नहीं आई, उल्टा तबाही आई है। 18,000 रुपए जिससे की तनख्वाह है वो 1350 रुपए किलो गोश्त देगा, तो फिर किस तरह गुजारा कर? क्या बताएं कि कौन चोर है और कौन नहीं है? नहीं संभाल सकते हुकूमत, फिर इस्तीफा तो दे दे। अब लोग गोश्त नहीं खा सकते, रोटी नहीं, फल की तो बड़ी दूर है। फल तो वो खाएगा जिनके पास हराम की कमाई होगा, हलाल की कमाई में नहीं खा सकते। आवाम एक तरफ बेरोजगारी से मर रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई से मर रहे हैं, करेंगे तो क्या करेंगे? इस गवर्नमेंट के लिए तो आने वाले वक्त में अजाब भी देख रहा हूँ जी मैं। जो भी गवर्नमेंट आएगी वो मैं ये समझता हूँ कि इनसे 100 दर्जे बेहतर होगी। अच्छा, जब ये इनको बताया जाता है तो क्या पूरा सोशल मीडिया पे ये भरा पड़ा था कि जी आप ज़बरदस्ती निकल जाती हैं, हालात ऐसे नहीं हैं, पूरी दुनिया में हालात ही हैं। दुनिया के हालात क्या है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ऐसा पीटीआई की हुकूमत सहारे ले रही है। IMF के कुछ तखमीने हमारी नज़र से गुजरे, मैं इनका आपके गोशे गुजार करूँ कि दुनिया भर में महंगाई की शरह 3.2% है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9% है। जो असल महंगाई है वो बेसिकली जो डॉलर की ऊंची उड़ान है, जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है, वो एक अहम वजह है। 7 नवंबर 2021 को $1 की कीमत 170.15 रुपये है, जबकि 2018 में डॉलर 109.84 रुपये का था। फिर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दुनिया भर की जो बात की गई। तो इसी IMF के तखमीने के मुताबिक भारत में फीकस आमदनी की बात नहीं होती कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। भारत में फीकस आमदनी है $2,191, महंगाई की शरह है 5.3%, डॉलर रेट है 74 रुपये। बांग्लादेश में $2,554, 5.5, महंगाई की शरह, डॉलर रेट 87.7। पाकिस्तान में जो फीकस आमदनी है वो $1,260 है। फिर हम कंपैरिजन करते हैं, महंगाई की शरह 9% है, डॉलर रेट 170 है। अमेरिका और कनाडा से हमारे पास वीडियोस आ रही हैं, उनसे कोई पूछे कि आपकी फीकस आमदनी जो है वो $68,308 से 5.3% महंगाई की शरह है। फिर बरतानिया जो कहते हैं जी बरतानिया में भी बहुत महंगाई है, तो वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो $46,344 है, 3.2% महंगाई की शरह है। वो मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आती हूँ, अलीवान साहब से ज़रा तफसील से इस पर जवाब चाहेंगे। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद जी। अलीवान साहब, महंगाई है नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, अनइंटरप्टेड दीजिएगा, बीच में बोलिएगा मत, ना क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद जब जवाब दे दूंगा फिर बोलिए।
कामरान साहब ने एक बात की और बड़ी ज़बरदस्त, उनका माजी है ऐसा, हमारा माजी ये है कि यमन फौज भेजनी थी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू था। हम धरने के अंदर थे, हम उठ के अंदर गए और हमने कहा, हुकूमत का साथ दिया, वो सब पार्टीज का साथ दिया कि यमन फौज नहीं जानी चाहिए। हम पहले बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स पाकिस्तान के अंदर लड़ते जा रहे हैं। तो हमारा पीटीआई का ये रोल था कि नवाज शरीफ ने कहा कि सेनेट के अंदर जरदारी पैसे लगाता है और बंदों को खरीद लेता है और सेनेटर बना देता है। ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि कोई आइंदा एमपीएस को खरीद ना सके, एमएनएस को खरीद ना सके। हमने उसको सपोर्ट किया जाके। उन्होंने 6% टैक्स लगाया, अगर थोड़ा यादाश्त के लिए तो 6% टैक्स लगाया इसाक डार साहब ने कैश विड्रॉल के ऊपर। असद उमर असेंबली के अंदर खड़े हुए, उन्होंने कहा वी वांट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, बट आप 6% से 3% पे कर दें। एपीएस होता है, सबसे ज्यादा हम हामी थे कि मुज़ाकरात के साथ बात होनी चाहिए। एपीएस होता है, हम असेंबली में जाते हैं और एपीएस के अंदर जो अमेंडमेंट होती है, लेजिस्लेशन होती है, हम उसका साथ देते हैं। ये है हमारा माजी। अब आ जाते हैं जो आपने फिगर्स दिए, उसी आईएमएफ की रिपोर्ट के अंदर अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेती तो आपको ये पता चलता कि वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो अगले साल ग्रोथ होने जा रही है 4.9% जा रही है। वो उसी रिपोर्ट के अंदर कह रहा है कि जितने इंडिकेटर्स हैं जो आपकी मईशत को पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हैं, वो सारे के सारे स्टेबल हैं। वो यही कहता है, उसके अंदर एक फोर्ब्स जरीदा है, वो नहीं सुनते जाएगा, फोर्ब्स जरीदा है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान से इंडिया और अमेरिका को सीखना चाहिए कि किस तरह अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया है और किस तरह वबा से जान छुड़ाई है। उसी तरह अगर ब्लूमबर्ग को आप ले लेती, जो अमेरिका का बहुत बड़ा जरीदा है, वो कहता है इस वक्त अमेरिका में 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। इकोनॉमिस्ट को अगर उठा लेती, सुनती जाइए ना भी, सुनती 28 साल से जर्मनी में सुने, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। 28 साल में आपने बहुत सारे फिगर्स दिए, 28 साल में जर्मनी में सबसे ज्यादा महंगाई है इस वक्त। उसके बाद आप आ जाते हैं कि ओके फाइन, आपने कहा बड़ा डॉलर के अगेंस्ट ओ सुने तो सही ना नादिया, थोड़ा तो एहसास करें, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास वो भी नहीं है। नादिया सर, उन्होंने कहा कि डॉलर के अगेंस्ट पाकिस्तानी करेंसी 170 पे पहुंच गई है। आपको पता है डॉलर के अगेंस्ट इंडियन करेंसी कितनी डिवैल्यू हुई है? 5.5%। आपको पता है, सुनते जाइए इजीली, पाउंड कितना हुआ है? 9%। यूरो कितना हुआ है? 7%। येन कितना हुआ है? 10%। लीरा कितना हुआ है? 35%। थोड़े कंपैरिजन के लिए मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको सुनते जाएगा। पर कैपिटा इनकम हमारी, जैसे 3 साल पहले पाकिस्तान की कोई $4,000 थी और हमने कम करके, जब हमारी हुकूमत आई थी 1,90,000, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज में बता देता हूं, और जब 3 साल बाद 2,46,000 के ऊपर खड़ी हुई है, और इस दफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 लाख क्रॉस करेंगे। उसके बाद आए नहीं, सुनते जाइए, आगे भी तो लेके चलते हैं। आप इतने सारे सवाल क्यों कर रही हैं? सर कर लिए ना, आपने वन साइडेड पिक्चर दे दी है। आप कह रही है महंगाई, आपने दे नहीं, आप ये दे रही है, और क्या कह रही है? डॉलर के अगेंस्ट करेंसी डिवैल्यू हुई है। अब इन्फ्लेशन पे आते हैं ना, आप ही का टॉपिक है, इन्फ्लेशन पे आते हैं। आपने कहा वर्ल्ड बैंक ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी है कि दुनिया में 4%, 3.7, 4%, आईएमएफ की रिपोर्ट है, 4% महंगाई हुई है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर। चलो इसको इस तरह ले लेते हैं, 3.75 में से राउंड कर रहा हूं, 4%। आप ये बताइएगा कि इस कोविड आने से पहले इंग्लैंड में क्या इन्फ्लेशन थी, अमेरिका के अंदर क्या इन्फ्लेशन थी, डेवलपमेंट के अंदर नहीं, ये नेगेटिव इन्फ्लेशन थी। नेगेटिव इन्फ्लेशन 4% से वो इंक्रीज हुए। पाकिस्तान जब हमारी हुकूमत आई 4.5% महंगाई थी, 4% से इंक्रीज हुई है। आज इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स उठाए 5.5% पे अपनी इन्फ्लेशन काउंट कर रहे हैं। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, नहीं सुनते जाइए ना, रुक तो जाए सर, उनको भी तो बुलाया है। एक सेकंड सर, बहुत अच्छी बात है, सारे बता रहे हैं, डॉलर का रेट भी बता रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट भी बता रहे हैं, पर कैपिटा इनकम पे बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बता दें, नहीं अभी की है मैंने। अच्छा, पर कैपिटा इनकम से हमें ये टैक्स टू जीडीपी करता है, हमें ये बारे आता है कि दुनिया भर में। सर एक सेकंड दोनों गेस्ट बैठे हुए, अमेरिका का टैक्स टू जीडीपी क्या है सर? इंडिया का टैक्स टू जीडीपी क्या है? अगर दुनिया भर में महंगाई हुई है, पाकिस्तान में 9% हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया भर में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, हमारा कम है, तो भी हमें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इनके कहने का मकसद यही है, दूसरों के मुकाबले में अगर आप दुनिया के मुकाबले में देखें तो 3 टाइम जो है ना फर्क पड़ा है यहाँ पाकिस्तान में। और जबकि हमने कोविड को बड़ा स्मार्टली हैंडल किया था, वो लॉकडाउन भी स्मार्ट था। हम हर तरह से स्मार्ट हैं, वैसे भी स्मार्ट हैं, ठीक है ना जी, हैंडसम भी हैं। वो तो अब जेलस अब आपके पास एक बंदा है उसका तो और मजे लेना लोग इससे कि हैंडसम आदमी। तो
आप इलाके के हवाले से लेंगे, इंडिया के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से, उस बांग्लादेश के जो हमारा हिस्सा थे, जो छोटे छोटे थे, जो काले काले थे, जिनको हमने खुद धक्के देके सर हम कहते थे टके टके में लोग, टके के लोग, आज पाकिस्तानी रुपी 2 रुपए उनका 1 टका। हाँ, उनका टका, वो टका जो है ना वो हमसे ऊपर हो गया, वो लोग हमसे आगे निकल गए। तो वो टके वाले जो जिनको अब 2 टके के कहते थे, वो वाकई जो है ना हम उनके 2 टके हो गए। सही बात है। तो इस तरह से जो है जो चीज़ गलत है वो गलत है। हमारा एक और मसला है, हम अपनी गलती का इदराक नहीं कर रहे। हम नहीं ये कह रहे कि हमारी टीम गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है ना हमारे साथ आसपास लोग जो लेके चल रहे हैं, प्रूफ तो इसका प्रूफ तो लोग हैं ना, लोग रो रहे हैं। और किस तरह महंगाई की वजह से है ना। आप पॉलिसीज देखें, आप मुझे कहें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी में ये लूप्स हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में ये लूप्स हैं, आपकी कोविड पॉलिसी में ये लूप्स है, आपकी लोकस की पॉलिसी में ये लूप्स है, आपकी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। ये बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर देना वो अजीब सी हो जाती है। आप मुझे मेजर पॉइंट है, मैं आपको ठीक कर कंप्लीट करने से भी मैं आज ये कह रहे हैं, ये कोविड को इसकी वजह बता रहे हैं ना। कोविड में आज जो है ना, ये आज पाकिस्तान का जो वो टोटल डेथ था वो 11 थी। इसके मुकाबले में इंडिया 354 के लगभग थी, यानी 350 उन्होंने क्रॉस की हुई थी। ठीक है ना जी, आबादी को भी ले लीजिए, सबको भी ले लीजिए, मगर इसके बावजूद है ना वो कोविड ने वो असर नहीं डाला। वो इनकी वजह नहीं है, वो उसकी वजह जो है वो नमाज है, वो वुजू है, वो सफाई है जो मेंटेन करते हैं। कुछ नहीं दे रहे, उसमें भी कोई हिस्सा नहीं दे रही, ये जाती है। अगर स्मार्ट लॉकडाउन तो अब आप आगे चले से शेख वकास साहब, सर सॉरी शेख वकास साहब, पीडीएम महंगाई के इशू को लेकर आगे बढ़ रही है। वो डस्का इलेक्शन वाले तो इनको एक सपोर्ट मिल गई। आपको लगता है एक और पीपल्स पार्टी और पीडीएम के फासले भी बज़ाहिर कम हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने राब्ता भी किया, आपको लगता है कि पीडीएम इस इशू को लेकर इतनी आगे बढ़ जाएगी और आपस में इतना एतमाद की फिजा बहाल हो जाएगी कि इनकी हुकूमत गिरा सकें? देखिए, पहली बात तो यह मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम ने इस इशू को बड़ा लेट टेकअप किया है। ये मेरा ज़ाती इसके ऊपर एक मैं ये समझता हूँ कि लोग महंगाई के अंदर जिस तरह पिसे हुए थे, इस इशू को पहले यही इशू था। अब आप देख लें, अभी ये पिछले 1 महीने के अंदर देख लें कि यहाँ पे पीएमएलएन या पीडीएम इन्होंने कहा कि जी हम महंगाई के ख़िलाफ़ 2 हफ्ते जो है वो अपने हम जलसे करेंगे, जगह जगह पे जाके पब्लिक को इकट्ठी करेंगे। आप उनके साइजेस देख लें। और दूसरी तरफ टीएलपी वाले जब एक तहरीक लेकर निकलते हैं तो हज़ार आदमी जो है, आम आदमी, वर्कर आप छोड़ें, जो उनके वर्कर थे उनकी तादाद तो कम है, उनके साथ हमदर्दी रखने वाले अपने घर बार छोड़ के, अपने बिस्तरे लेके, हर चीज़ लेके निकल पड़े, पैदल निकल पड़े। दूसरी तरफ यहाँ हम कहते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा इशू है। अपोजिशन इस वक्त तक महंगाई के इशू पे पाकिस्तानियों को बाहर नहीं निकाल सकी। क्यों? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हर आदमी कह रहा है कि हम मर रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं खुद समझता हूँ, मैं किसी फातिहा पे जाऊँ, मैं किसी जनाजे पे जाऊँ, मैं अपने हल्के में जाता हूँ, मैं दोस्तों को के पास पूरे पाकिस्तान में फिरूँ, आगे से यही फीडबैक है कि मर गया महंगाई, मगर लोग नहीं निकल रहे। क्वेश्चन मार्क। इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई खुश हो जाए कि लोग नहीं निकल रहे, इसका मतलब हालात बहुत अच्छे हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। लोगों को जितनी मायूसी हुकूमत से है, उसी लेवल का मिसट्रस्ट उनको अपोजिशन पे भी है, क्योंकि इनको तो उन्होंने 3 साल देखा है, इधर वो 20-25 साल से देख रहे हैं। सही है। और अब अल्फाज इतने एक जैसे हो गए हैं, इनके जो डायलॉग्स हैं वो अगले दिन इन्होंने कहा जी 5 साल के बाद हमसे पूछें। मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी याद आ गए। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के दिनों में भी ना उस हिसाब से हालात बड़े खराब हो गए थे, कीमतें, महंगाई और बैड गवर्नेंस का तो आप मैं क्या कहूं। तो मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने खड़े होकर कहा असी 5 साल का मैंडेट लेके आया, 5 साल तो पहले नहीं पूछना साढ़े को। यही बात मुझे याद है, शौकत अजीज साहब भी कहते थे, यही बात मुझे मियां नवाज शरीफ, और मैंने अगले दिन पीटीआई की क़यादत के मुंह से भी यही बात सुनी। सो अवाम पागल नहीं है, वो बेचारे इस वक्त अपने मसाइल में बहुत घिरे हुए। मैं ये समझता हूँ कि अगर अब आपके असल सवाल की तरफ आते हुए, अगर क्योंकि ये अब इलेक्शन करीब निकल रहे हैं ना, इलेक्शन करीब है, 1.5 साल रह गया, पौने 2 साल निकल रहे हैं। नहीं, कोई नहीं। देखें, मैं आपको बताऊं, अगर ये गैर संजीदगी में भी चलें, ये भी इनको मैं वो कर, गैर संजीदगी में भी इस सारी मुहिम को ये अगर 4-6 महीने सही पंजाबी में कह रहे बंदे से पुतना तरह लेके टुर पे, तो फिर शायद अवाम का इन पे ये ट्रस्ट हो जाए कि शायद ये, क्योंकि और है नहीं, और कोई है नहीं, नजर कोई नहीं आ रहा, कि शायद ये हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं। मगर इनकी कैंपेन्स का क्या इशू है कि ये 2 हफ्ते फिर खामोशी आ जाती है, फिर पीडीएम आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इनका खत्म हो जाता है। अब वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में सुलह सफाई कराने पे लगे हैं, मौलाना साहब भी और बाकी दोस्त भी लगे हैं किस तरीके नाल बह जाए। इस तरह काम नहीं चलता। ठीक है। अगर आपकी, वो किसी ने कहा था ना, ये अवाम है, जितनी इनसे मोहब्बत करोगे ये तुमसे बढ़ के मोहब्बत करेंगे।
जितने इनके साथ मुखलिस होगे ये तुम्हारे साथ बढ़ के मुखलिस होंगे। तुम इनके लिए जान देने का वादा करोगे, ये अपने बच्चे भी तुम्हारे पे कुर्बान करेंगे। तो ऐसा लीडर कोई नहीं मुझे नजर आ रहा है अपोजिशन में और ना गवर्नमेंट में। अच्छा, अली नवाज अवान साहब से बताएगा कि ये जो अभी इन्होंने TLP का जिक्र भी किया, उसका स्टेटस क्या है? आप लोगों ने काबीना ने क्या डिसीजन दिया है? आया कि वो अभी भी कलअदम है या कलअदम नाम हट गया? मैं उस पर भी आता हूँ। पहले आपने मुझे कहा कि मैंने अपने जवाब नहीं दिया पर कैपिटा इनकम में, अब तो निकाल लीजिएगा। मैंने आपको बताया 1,90,000 पहले थी और हमारी बढ़ के 2,46,000 हो गई। और उसके बाद आपने एक और आइंदा शोज के लिए भी आपको बता के जा रहा हूँ, टैक्स टू GDP एक चीज होती है, वो जरा देख लीजिएगा डेवलप्ड नेशंस की क्या और इंडिया की क्या है। और उसके बाद जो कोविड की वजह से 23 करोड़ लोग खताए गुर्बत से नीचे गए इंडिया के, 23 करोड़ लोग। देखें एक सिर्फ वन लाइन कह दूं मैं, अगर आप नहीं करो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने भी दिखाया भी क्लिप्स, और जो देखें हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये आप और मैं तो यहाँ पढ़े लिखे लोग इस स्टूडियो में बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, बट जो इनका मेरा और इनका वोटर है ना 90-95%, उस बेचारे को ना इसका पता है, ना उसके पास इतना टाइम है। ये उसके ना हम जख्मों पे नमक छिड़कते हैं, जब हम उसकी जान अजाब में कसने के बाद हम उसको बरतानिया और हिंदुस्तान दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो मुल्का फ्रांस हम न बने। हाँ, केक खा लें। तो हम अपनी हकायक को समझे। उन्होंने आपको वोट दिए थे इसी मुल्क में रहते हुए, उन्होंने तो कभी लंदन का मुंह ही नहीं देखा और ना सारी अगली जिंदगी देखना जे, उन्होंने आपको इसलिए दे दिए थे वोट। तो इधर रह के TLP का स्टेटस बता TLP मैं इसमें अपना पहले पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ। TLP के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि देखें, आप जब किसी जमात को उस सिस्टम से आउट करते हैं तो वो शिद्दत पसंदी की तरफ जाती है। मैं अब ये नहीं देख रहा सिर्फ TLP नैप के साथ हुआ था पाकिस्तान में 1964 में, आई एम नॉट रॉन्ग हुआ था जी, बोल ठीक है ना। तो आपने देखा शिद्दत पसंदी की था, आपने पीपल्स पार्टी को फिर अल जुल्फकार बनी थी, आपने देखा था कितना। तो मेरा ख्याल है कि आपको टाइम देना चाहिए। देखें अब वो मीडिया पे आने लग गई है TLP, तो वो एक्सपोज होंगे। आई एम टेलिंग यू, देखिए वो नारा क्या लगा रहे हैं और उनका पीछे मकासद क्या थे। जब आप ये काम उसे नेशनल पेराई के अंदर नहीं लेके आते, मेरा ये शुरू से है कि आप किसी को बैन करके इसे बाहर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं, हमने किया था, ठीक बात, हमने किया था, हमने फिर मेरी बात मैं आपको नहीं। अब देखें पाकिस्तान के अंदर ही मसला है, अब फैटफ है, पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर है। आपके पाकिस्तान की हर 4-5 दफा जब भी 26 पॉइंट्स को हमने कवर किया जो पहले कोई भी नहीं थी, अब एक नया प्रोग्राम दे दिया गया। इंटरनेशनल भी हमने ये देखना है, उसके अंदर रहते हुए जल्दबाजी का फैसला था लब्बैक तहरीक लब्बैक को कलअदम। मेरा ये ख्याल था कि कालअदम नहीं करार देना चाहिए था। दस माय पॉइंट है, नहीं कालअदम नहीं करा दे। आप देखें, आप जब निजाम में आते हैं आप एक्सपोज होते हैं, ठीक है। आप जब निजाम से बाहर रहते हैं आपके पास बहुत पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए होती है। जब आप निजाम के अंदर आते हैं, नादिया भी आपसे सवाल करेंगी 5-6 पेपर रख के सामने कि आपने तो उस वक्त कहा था या लब्बैक या रसूलुल्लाह। इधर आप आके बैठ गए और कहते हैं कि हमारे बंदे को रिहा करो। आप पूछेंगे ना आपकी जमात का इस पे मौक़िफ़ क्या है? देखिए इसके लिए कलअदम नो कलअदम, कलअदम तो हुई नहीं थी लीगली, ये तो नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। वो उन्होंने बीच में लटका दिया था, लेकिन आप तासुर यही दिया था कि जी हमने कलअदम कर दिया। वो शेख रशीद याद आ गया कि बैन नहीं किया था, कलअदम थी, ठीक है। तो वो रेफरेंस करना था, वो रेफरेंस कभी भी नहीं हुआ था, वो रेफरेंस नहीं हुआ था। आपका स्टांस जो कुछ किया, ये खुद कह रहे थे कि ये राह के एजेंट है हमारा, तो ये स्टांस कभी भी नहीं रहा। भारतीय फंडिंग पता नहीं, पहले नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया, फिर पीपल्स पार्टी पे लगाया, फिर हम पे लगाया, तो हम सारे भारत से पैसे लेते रहे। अभी तक हमारे मीडिया पे भी इल्जाम आते हैं। हाँ, वो पता नहीं कहाँ से उसका यहाँ से निकल के ये मुझे भी ना कह रहे। आप लोग ये तो धुल जाते हैं ना कि यहूदी लॉबी तो बाहर से आके लोगों ने कहा था। तो ये नहीं, किसने कहा था? आपका कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ना, आपका कहीं ना कहीं आप क्यों नहीं भाई, हम औरत की हुक्मरानी पाकिस्तान में गैर शरई है, ये मैंने कहा था। नवाज शरीफ चोर है, मैंने कहा था। मुशर्रफ डिक्टेटर है, मैंने कहा था। ओ खुदारा, आप तो हर दफा। औरत वाला किसने कहा था? औरत वाला किसने कहा था? ये मौलाना फजल रहमान गैर शरई है। मरियम बीबी के साथ तो वो मरियम बीबी तो TLP कलअदम नो कलअदम, आपकी जमात का स्टांस क्या है? हमारी जमात का स्टांस ये है कि लोगों को काम करने दें, जो फ्रेमवर्क में आता है दस्तूर के उसको काम करने दें, और वो जब काम करेंगे तो ठीक है। तो कलअदम फैसला करार देना गलत था? तो हुआ, बिल्कुल गलत था। कलअदम कर नहीं सकते थे, ये होते कौन है कलअदम करने वाले? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे वो रियासत को
कि रिट को चैलेंज किया, चाहे कानून अपने हाथ में लिया, चाहे दुकानें तोड़ी, चाहे पुलिस वाले शहीद किए, उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। कौन लेता है सर? लीगल कौन लेता है? नहीं ले सके ना। क्यों नहीं ले सके? मुझे बताएं, जो पुलिस वाले शहीद हो गए, कोई एक आप में से कोई एक वजीर, कोई हुकूमती शख्सियत वहां पर पहुंची? अच्छा, मुझे बड़ा मजा आया इनकी बात। ये भी बता दें कि आज तक 3 साल में मॉडल टाउन जब हुआ ना, मॉडल टाउन वहां तो प्रेग्नेंट औरतें मारी गई थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई आवाज उठाई उनके खिलाफ? उन्होंने कहा हम जीआईटी जल्दी से रिलीज कर, वो तो ठीक आप तो नहीं, हम सारे गलत थे, हम सारे गलत थे, आप ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता हम सारे गलत थे, आप कोशिश करें। देखिए, आप गलतियां भी करते हैं, जैसे विकास ने कहा, आप गलतियां भी करते हैं और गलतियों से सीखते भी हैं। मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल कालदम नहीं करार देना चाहिए था इनको, ठीक है, और इनको आगे आप एक फ्रेमवर्क के अंदर बिल्कुल आगे लेके और आगे इसके आगे की तरफ इनमें जिन्होंने आइन और कानून उनके उसके डिसाइडेड है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर उनके एफआईआर हैं, जो लोग नॉमिनेटेड है, वो जो पुलिस वालों के कत्ल में उनकी अभी तो जेल से पूरे जत्थे के जत्थे निकल रहे थे। 800 बंदा वो है कि जो उनके साथ चल रहा था, उनमें से आपने कोई एफआईआर दर्ज करवा दी है पुलिस वालों की? एफआईआर दर्ज है, बहुत सारी एफआईआर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ। जो लोग उस एफआईआर के अंदर नॉमिनेट, जिनके ऊपर पर्चे हैं 302 के 306 के, वो लोग इसमें फ्री नहीं होंगे, बाकी लोग रिलीज हो जाएंगे। सर अब मुझे ये तो आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये टेक जी इसी टॉपिक पे आप थे, बिल्कुल थे, और वो यही था कि ये उजलत में किया गया जज्बाती फैसला है। तो मेरे भाई ने अभी उसकी तायद कर दी कि बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए था। ऑलमोस्ट विद डिफरेंट वर्ड सेम बात है। उजलत में हुआ जो भी किया, और आपको याद है मैंने यहीं बैठ के कहा था कि मैं तो कलदम उसे कहता ही नहीं, क्योंकि मेरे देखने वो कलदम है भी नहीं। मुर्जा भाई ने, तो मैं ये समझता हूँ कि जो फैटफ का जिक्र होता है ना बार बार, शेख रशीद साहब भी और कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं कि जी फैटफ जो है वो हम इधर इस लिस्ट से निकल के उसमें चले जाएंगे अगर इन लोगों के सामने ऐसा वैसा ना किया। देखें, फैटफ जिन लोगों के कंट्रोल में है ना जी, उन लोगों ने अगर आपको करना है ना फारिग, तो उसके लिए कलदम सिपाही सहाबा बहुत है, कलदम लश्कर जंगवी बहुत है, कलदम सिपाही सहाबा पीटीआई के साथ पंजाब हुकूमत में आपकी इत्तेहादी है। अगर उन्होंने आपको फारिग करना है तो आपको तहरीक लब्बैक को कलदम करने या उसको निकालने की, अंदर बाहर करने की जरूरत नहीं है। ये 2 जमातें ऑलरेडी पाकिस्तान के मुंह पे बदनामी का दाग पिछले कई सालों से मौजूद हैं, और उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस हुकूमत और गैर हुकूमती इदारे और इंटरनेशनल इदारे साबित कर चुके हैं। सो लोगों को बार बार फैटफ का वो ना बताएं कि अगर इनके साथ हमने ये ना किया तो फैटफ हमारे साथ ये कर देगा। उनके पास इतने बहाने हैं आपको जलील करने के और आपको खराब करने के। फैटफ का एजेंडा कुछ और है, उनके रीजनल इंटरेस्ट हैं, वो उन इंटरेस्ट के अंदर जो चीज उनको चाहिए होती है वो आपको इधर से करेंगे, 4 दिन बाद आपसे वो करवा लेंगे। उसमें आप इन बेचारे इनको आगे पीछे करने का उसमें फायदा कोई नहीं है। तो दिस वाज माय टेक ऑन इट। पेंडोरा पेपर्स की कमेटी बनाई थी, आपके लोगों के नाम आए थे, क्या स्टेटस? कौन से नाम आए थे? होए बताइए ना। फैसल वाडा साहब का नाम नहीं था? ठीक है, उसके मोने सिलाई साहब, वो चलो आपके इत्तेहादी हैं, वो क्यों लिख के, लेकिन उनका पूछ नहीं। बड़ा मजा आया वर्जन जब पेंडोरा बॉक्स आया ना, तो उसमें मीडिया के मालिकान के नाम आ गए, आपके इस चैनल के मालिक का नाम है। सुनते थे, बड़ी मजेदार बात सुना रहा हूँ माशाल्लाह, इनके भी है ना। और इन्होंने फिर मीडिया ने राय दी उसके ऊपर, हमने मीडिया की राय मानी। एक सेकंड, ऑफशोर कंपनीज इटसेल्फ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होनी थी सर, इन्वेस्टिगेशन होनी थी। मैं एक्शन का नहीं पूछ रही, मैं तो इन्वेस्टिगेशन। मुझे पता है मीडिया पीछे हो गया। नो, आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी मच क्लियर। मैंने उस दिन भी ट्रांसमिशन कर रही थी एंड आई सेड द सेम थिंग। आपसे सवाल, मैंने सवाल ये किया, आप में जिनका नाम आया था, इन्वेस्टिगेशन पनामा पेपर्स में जिनका नाम आया था और पेंडोरा में आया था, पनामा पे क्या मीडिया का वर्जन था और पेंडोरा पे क्या वर्जन था, बता दीजिएगा सर। पेंडोरा पे तो वो इशू नहीं हुआ ना, पेंडोरा पे तो इसलिए नहीं हुआ कि उससे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम आया था, यहाँ पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आया था। तो इट वाज अ ह्यूज डिफरेंस। मीडिया का उसमें कमेटी आपने बनाई थी, ऑफशोर कंपनीज होनी ही नहीं चाहिए, ये था मीडिया का वर्जन। जब मीडिया के हायर के नाम आए तो मीडिया ने नैरेटिव दिया, ऑफशोर कंपनी रखना बुरी बात नहीं है। मैं मीडिया को मैं मीडिया को एजुकेट करने, एडवोकेसी करने नहीं बैठी। वाडा ने अलर्ट हो, अब इनके नैरेटिव में चलते हैं। वाडा ने आपकी ऑफशोर कंपनी है और वो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड है। आपके जो बाकी एक और बंदे का नाम आया अलीम खान का, वो 2008 से उसकी रजिस्टर्ड है। ये कहीं हमने नहीं, मैं एडवोकेसी किसी मीडिया ग्रुप की नहीं कर रही। जिस दिन मैंने ट्रांसमिशन की थी, आई सेड द सेम थिंग कि ऑफशोर कंपनी रखना गलत नहीं है, जुर्म नहीं है, अगर वो डिक्लेयर्ड है। तो फिर सवाल किस चीज का करें? तो सर पे कमेटी किस चीज की बनाई? मैं कह रहा हूं उन लोगों के ऊपर कमेटी किस चीज की बनाई? यही तो मैं पूछ रही हूं। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और सवाल ये है कि हमने कहा कि आपने शो तो कर दी आपने इलेक्शन कमीशन के अंदर कि उसके अंदर जो आपने पैसा भेजा है उसके ऊपर टैक्स दिया है कि नहीं दिया, इसके ऊपर कमेटी बनी है।
अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो FBI आपको पूछेगी। इतना गुस्से में आ रहे हैं तो नादिया आपके समय में गुस्से में आ सकता तो बस मुझे तो आप बता दें कमेटी का। मैं तो आपको समझता हूँ मीडिया का आज क्या वर्जन होगा और सर, कल कमेटी का स्टेटस बता दे सर जी। अच्छा मुझे बताए आसमा शिराजी ने जो किया और सलीम साफी ने जो किया ठीक किया। कमेटी का स्टेटस बता दे सर, कमेटी का स्टेटस अपना काम कर रही है। और आपने देखा हमें पहले शुगर के ऊपर भी कहा गया, हमें कहा गया देखिए जितने भी स्कैंडल्स आए। सर कोई डेडलाइन है? डेडलाइन मेरे ख्याल है 1 महीना 1.5 के अंदर हो जाएगी, इतनी कोई खास उसके अंदर है नहीं। 12 नवंबर डेडलाइन थी सर, तो 1 महीना एक्सटेंड कर लें, क्या हो जाता है? ओह ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग मीडिया के मालकान ने आना है उसके अंदर। प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं कर सकती, आप बुलाएं जी। अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए, जो करेगा वो भुगतेगा। बहुत शुक्रिया वकास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम से इजाजत नहीं चला।